जय हिंद जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड की कृषि व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे झारखंड से कृषि से रिलेटेड कौन कौन सी खेती यहाँ पे की जाती है और किस किस महीने में यहाँ पे खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों हम लोग देखेंगे झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है झारखंड की कृषि से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ हम लोग देखेंगे बजट 2022-23 में जो है कृषि से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन सी योजना के तहत कितने कितने राशि का आवंटन किया गया है, ये सब जो है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये 16वां क्लास है, इससे पहले 15 क्लास झारखंड ज्योग्राफी के हो चुके हैं। तो आपके पास जो है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, आप वहाँ पे जाके हमारे 15 क्लास देख लेंगे। और ये 16वां क्लास है, इससे आपका ज्योग्राफी जो है वो आपका एकदम क्लीन हो जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज का झारखंड की कृषि। तो देखिए झारखंड की कृषि जो है यह जो है भारत की कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत की जो है कृषि जलवायु जो है उसको 15 भागों में बांटा गया है। उसमें से जो है 7वां भाग में आपका कौन आता है, झारखंड राज्य आता है। 7वां भाग में झारखंड राज्य के साथ साथ आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भी आता है। ठीक है, और इसका क्या नाम दिया गया है दोस्तों, तो पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि ये भारत को जो है 15 भागों में बांटा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें देखिए 7वां भाग जो है ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा का कोई क्षेत्र भी इसमें आता है, कुछ क्षेत्र। तो ये जो 7वां भाग में जो है कौन आता है, आपका झारखंड आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, यानी कि पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, तो भारत के 7वें भाग में आता है कौन, झारखंड। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान में झारखंड की 75.95% जनसंख्या गांव में निवास करती है। यानी कि कुल कितना आपका 76% जनसंख्या जो है झारखंड की वो आपका कहाँ पे निवास करती है, तो गांव में निवास करती है। ठीक है, और 24% जनसंख्या ऑब्वियस सी बात है कि शहर में निवास करती है। अब देखिए झारखंड की कुल श्रम क्षमता का 43% कृषि पर निर्भर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का कुल श्रम क्षमता जो है वो आपका 43% जो है कृषि पर निर्भर है। कितना, 43%, 43% कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि झारखंड में कुल 33 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है। देखिए कितना का आपका जमीन जो है कितना हेक्टेयर है, तो 38 लाख हेक्टेयर है और इस पे जो है आपका कृषि कार्य क्या है, संभव है। ठीक है, और यह जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 47.69%, यानी कि 48% आपका ये आता है। कौन आता है, जहां पे आपका कृषि कार्य संभव है। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड की जीविका और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि है। देखिए अक्सर एक क्वेश्चन आपका झारखंड में मिल ही जाता होगा कि झारखंड की जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो उसमें क्या होगा आंसर दोस्तों, आपका कृषि होगा। इसमें आपका खनिज लवण वगैरह कुछ ये सब अगर ऑप्शन में रहेगा तो टिक मत मारिएगा, आपका क्या हो जाएगा, उसमें कृषि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि सिंचाई के साधन की कमी के कारण यहाँ की कृषि जो है किस पे डिपेंडेंट है, तो वर्षा पे डिपेंडेंट है। और ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि यह जो जगह है झारखंड जो है आपको पता है कि ये पठारी क्षेत्र है और यहाँ पे जो क्या जिसकी ज़मीन जो है पथरीली है, जिस वजह से क्या होता है कि वर्षा के पानी जो है वो आपका ग्राउंड जल स्तर यानी कि ज़मीन के नीचे जो है वो अच्छे से नहीं जा पाती है और ये लुढ़क के क्या होती है, नीचे की ओर चली जाती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो है सिंचाई के साधनों का उपलब्धता एक तरह से कम भी है, ऊपर से यहाँ का भूमि जल स्तर जो है वो भी आपका कम है। इस वजह से यहाँ का जो कृषि है किस पे डिपेंडेंट होता है, वर्षा, यानी वर्षा आएगी तो ही यहाँ पे कृषि होगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड की प्रमुख फसल क्या है, तो धान है। देखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन होता है, तो किस फसल का, तो धान का उत्पादन होता है जो 60% मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, और इसकी जो दूसरी प्रमुख फसल क्या है, मक्का, और तीसरी प्रमुख फसल क्या है, तो गेहूँ है। आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड में जो है आपका धान का जो है आपका हो गया सिंहभूम हो गया, गुमला हो गया, रांची हो गया और हजारीबाग, ये चारों जिला मिला के आपका क्या होता है, 50% धान का उत्पादन करता है। यानी झारखंड में जितना धान का उत्पादन होता है उसका 50% ये 4 जिला करता है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस जिले में धान का उत्पादन होता है, तो सिंहभूम जिला में होगा। ठीक है, और ऑल ओवर जो झारखंड में है अगर टोटल फसल की बात किया जाए, यानी कि कुल आपका जितने तरह के फसल का उत्पादन होता है उसमें सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन किसका होता है, तो आपका धान का होता है। वो कितना, टोटल फसल यानी 100% में से आपका 60% जो है वो धान का उत्पादन होता है। बाद
की जो फसल है वो 40% में उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरा का सबसे प्रमुख फसल क्या है, तो आपका हो गया मक्का, और तीसरा में हो गया गेहूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए मक्का और गेहूँ का उत्पादन सब सर्वाधिक किस जिले में होता है, तो पलामू जिले में होता है। आगे आपको बताएंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं राज्य में शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र के मात्र 15% पर ही सिंचाई की सुविधा है। देखिए 15% पे ही मात्र सिंचाई की सुविधा है, तो आपका फिर 85% पे कैसे होगा। इसीलिए यहाँ का कृषि जो है वो वर्षा पे निर्भर करती है, ठीक है। अब देखिए राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है, आपका कुआं। कुआं से ही सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई किया जाता है, ठीक है। कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में होती है, तो गुमला जिले में होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से ज़िले में सर्वाधिक सिंचाई जो है, जैसे कुआं हो गया, नलकूप हो गया, या फिर नहर हो गया, नदी हो गया, तो इस सब चीज़ों से कहाँ कहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है सर्वाधिक मात्रा में, वो चीज़ भी हम लोग आगे देखेंगे। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू रखें और लास्ट तक देखें, ठीक है। अब देखिए राज्य में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति कितना है, तो 1.17 हेक्टेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति कितना है, तो 1.17 हेक्टेयर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि झारखंड की कुल भूमि का मात्र 23% भाग पर कृषि की जाती है। देखिए झारखंड में है जो है कुल कितना भूमि जो है कृषि करने लायक है, तो आपका 38 लाख हेक्टेयर, कितना 38 लाख हेक्टेयर पे कृषि की जाती है, जो कुल भूमि का 48% है, ठीक है। झारखंड में जो है कुल कितनी भूमि है, तो आपको हम बता दें दोस्तों कि 79714, ठीक है। ये जो है किलोमीटर स्क्वायर आता है, ये किलोमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि 79714 किलोमीटर स्क्वायर इतनी भूमि है। अब इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हेक्टेयर में चेंज हो जाएगी। आपका जो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका कितना, 100 हेक्टेयर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 100 हेक्टेयर होता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। तो जो आपका 79714 इंटू 100 इतना जो आपका ज़मीन है, इसमें जो है 48% पे आपका कृषि कार्य संभव है। उसमें आपका क्या है, कुल भूमि का, अब इस टोटल भूमि का 23% पे ही मात्र कृषि की जाती है, ठीक है दोस्तों। कितना कृषि की जाती है, कुल भूमि का, यानी 79714 का 23% भाग पर ही कृषि की जाती है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए राज्य में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि जो है वो परती पाई जाती है, तो 7% भूमि आपका परती पाई जाती है। देखिए सिंचाई की सुविधा कितनी है, 15%, और प्रति भूमि कितनी है, तो 7% है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो है जूट की ही भांति एक रेशेदार फसल का उत्पादन किया जाता है, जिसका क्या नाम है, मेस्टा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो झारखंड में जूट की भांति जो है जिस प्रकार जूट होता है जिससे आपका क्या बैग वगैरह, बोरा वगैरह बनाया जाता है, उसी प्रकार जो है झारखंड में भी रेशेदार एक फसल का कृषि की जाती है, उसका नाम क्या है, मेस्टा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेस्टा की फसल है, और ये इसका क्या है, पौधा है, ठीक है। ये फसल है और ये आपका क्या है, पौधा है, ठीक है। अब देखिए जूट होने के बाद ये आपका कैसे दिखाई देता है, ये देखिए ये मेस्टा है, ठीक है। ये जूट की भांति ही आपको दिखाई दे रहा है, और ये किससे निर्माण हुआ है आपका, जाके ये इसी से ही निर्माण हुआ। ये जो आपको इसकी डाली जो दिख रही है, इसी से ही आपका क्या होता है, जूट का ये मेस्टा का निर्माण होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेस्टा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी से ही आपका क्या बैग वगैरह या फिर बोरा वगैरह ये सब चीज़ें बनाई जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि राज्य के हजारीबाग जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR नई दिल्ली द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI की स्थापना प्रस्तावित है, यानी कि ये अभी हो चुकी है, इसका शिलान्यास हो चुका है 28 जून 2015 को बरही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये हो चुका है। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो झारखंड के किस ज़िले में है, तो आपका हजारीबाग ज़िले में, ये आपको याद रहेगा। अब देखिए इसका फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं कि ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और IARI का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे याद रखेंगे। तो ये कहाँ पर खोला गया आपका 28 जून 2015 को बरही, झारखंड के बरही जो एक प्रखंड है, ठीक है। और ये बरही प्रखंड आपका कहाँ पे है, तो आपका हजारीबाग जिले में है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों झारखंड के मुख्य फसल के बारे में। तो देखिए झारखंड में जो है 2 प्रकार के मुख्य फसलें पाई जाती है, एक हो गया आपका रबी फसल और एक हो गया आपका खरीफ फसल। तो आप सोच रहे होंगे कि सर झारखंड में जो है जायद फसल पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, तो 3 प्रकार हो जाना चाहिए। तो नहीं, झारखंड में जायद फसल जो है इसका उत्पादन एकदम नाम मात्र का होता है, यहाँ पे एकदम नगण्य है जायद फसल का उत्पादन, इसलिए झारखंड में जायद फसल का उत्पादन नहीं माना
जाता है। तो झारखंड में मुख्य रूप से कितने फसलें पाई जाती है, तो आपका दो, एक हो गया रबी और एक हो गया आपका खरीफ हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि रबी फसल जो है इसकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है। तो देखिए रबी फसल की बुआई जो है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, यानी कि आपका जैसे ही ठंडा का मौसम स्टार्ट हो जाता है उसी टाइम आपका रबी फसल की बुआई स्टार्ट होती है, यानी कि उसको बोया जाता है। और कटाई कब होती है, तो ये गर्मी जैसे स्टार्ट होने लगती है उस टाइम इसकी कटाई हो जाती है, यानी कि ठंडा के टाइम इसका बुआई होना और गर्मी स्टार्ट जैसे होने लगता है उस टाइम इसकी कटाई होने लगती है। और रबी फसल में आपके कौन कौन से फसल आ जाते हैं, तो गेहूँ हो गया, चना हो गया और बहुत सारे चीज़ें। ठीक है, अब देखिए इसमें कुल कृषिगत भूमि का कितना प्रतिशत इसमें जो है तो इसमें बोया जाता है, तो 16%। जितना आपका भूमि है 100% में से आपका 16% भाग पे आपका रबी फसल का खेती की जाती है और खरीफ फसल जो है वो 78% है। ठीक है दोस्तों, कितना 78% है कौन है, खरीफ फसल। अब देखिए खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो जून जुलाई में होती है। ठीक है, यानी कि बरसात के सीजन में जैसे एंट्री करती है। और कटाई कब होती है, जब बरसात खत्म होने का होता है उस टाइम, यानी कि सितंबर अक्टूबर में ये खत्म हो जाता है। जैसे इसमें क्या हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया। देखिए मक्का से याद रखिएगा दोस्तों, मक्का जो है इसमें लोग कंफ्यूज करता है कि मक्का जो है वो रबी फसल है कि खरीफ फसल। तो आपको मैं बता दूं कि मक्का जो है वो खरीफ फसल है। अब इन दो फसलों के बीच, ठीक है दोस्तों, इन दो फसलों के बीच जो है जिसकी खेती की जाती है उसको जायद फसल बोलते हैं। तो जायद फसल में किस चीज़ों की खेती की जाती है, तो अधिकतर सब्जी जो होता है वो जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका जो है गर्मी के दिनों में आपका कौन कौन से फसलें आती है, तो देखिए आपका जैसे रबी फसल कटाई कब हुआ था, मार्च में कटाई हुआ था रबी फसल। ठीक है, मार्च में रबी फसल की कटाई हुई थी और आपका जून जुलाई में खरीफ फसल का बुआई हुआ था। तो आपका रबी फसल जैसे खत्म होता है और आपका खरीफ फसल जैसे स्टार्ट होता है तो इसके बीच में 1-2 महीना का गैप होता है। ठीक है, तो उस गैप यानी कि अप्रैल मई का जो गैप होता है वो कौन सा महीना का, जैसे मार्च में काट ली जाती है आपका रबी फसल और जून जुलाई में बोया जाता है खरीफ फसल, तो बीच में आपका अप्रैल और मई बचा। तो अप्रैल और मई में जो होता है मौका देख के जायद फसल जो है उगाया जाता है। ठीक है, तो जायद फसल में आपका कौन कौन सा है, तो अधिकतर सब्जियां आती है। तो आपका क्या हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गया, साग हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब चीज़ कौन सी है, जायद फसल में आती है। ठीक है, तो दोस्तों कुल कृषिगत भूमि का 0.17% भाग पर जायद फसल की खेती होती है। ठीक है, इसलिए झारखंड में जायद फसल की खेती नहीं मानी जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, इसे गर्मा फसल भी कहते हैं क्योंकि ये गर्मी के महीने में आपकी क्या होती है, उपजाई जाती है। और ये जो फसलें होती है क्या करती हैं, गर्मी के दिनों में अगर इनको खाते हैं तो बहुत ही राहत मिलता है, इसलिए इसको गर्मा फसल भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आपका खरीफ फसल जो है ये आपका कितना 78% कुल कृषिगत भूमि यानी 100% में से आपका 78% जो है वो आपका खरीफ फसल की बुआई की जाती है। 16% यानी कि 16% पे आपका रबी फसल की बुआई की जाती है और जायद फसल जो कि एकदम नाम मात्र का है तो वो कितना 0.17% पे इसकी खेती की जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रबी फसल के बारे में, यहाँ पे जानते हैं थोड़ा सा कि देखिए ये जो फसल है इस फसल को ठंडे मौसम की फसल कहते हैं। आपको बताएं क्यों, क्योंकि ये आपका अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये जो है मार्च में काट ली जाती है या बैसाखी फसल भी कहा जाता है। बैसाखी फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मार्च में आपका काट ली जाती है और उस टाइम आपका क्या बैसाख का महीना रहता है। आपको याद होगा दोस्तों कि बैसाख के महीने में अधिकतर शादी होती है, यानी मार्च अप्रैल के टाइम ये शादियाँ होती है, इसलिए इसको बैसाखी फसल भी कहते हैं। और ठंडे मौसम का फसल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी बुआई जो है वो ठंडे महीने जैसे स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर नवंबर स्टार्ट हो जाता है ठंडा महीना, उस टाइम इसकी बुआई की जाती है। तो याद रहेगा ठंडे मौसम की फसल किसको बोलते हैं, तो रबी फसल को। और बैसाखी फसल भी किसको बोलते हैं, तो रबी फसल को, क्योंकि बैसाख महीना में जो है वो किस फसल की कटाई की जाती है, तो रबी फसल की कटाई की जाती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च में काट ली जाती है। अभी आपको बताएं रबी फसल में प्रमुख फसल आपका कौन है, गेहूं है। देखिए रबी फसल मक्का और धान तो आपका हो गया, आपका क्या हो गया खरीफ फसल। तो सर्वाधिक फसल जो उत्पादन किया जाता है झारखंड में वो क्या है, आपका धान है 60%। उसके बाद दूसरा नंबर में उत्पादन होता है मक्का, तो मक्का भी आपका कौन है, खरीफ फसल है। ठीक है, तो धान और मक्का आपका हो गया खरीफ फसल। उसके बाद आता है तीसरा नंबर में गेहूं। तो रबी फसल में आपका सर्वाधिक अगर कोई फसल का उत्पादन होता है तो वो क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 16% भाग पर रबी फसल की खेती की जाती है, जो आपको मैंने अभी तुरंत बताया। ठीक है, अब देखिए रबी फसल में कौन कौन से आते हैं, तो हो गया आपका चना हो गया, जौ हो गया, तिलहन हो गया, गेहूं हो गया, ये सब आपका किस में आता है, रबी फसल में आता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखते हैं राज्य का अधिकांश क्षेत्र पठारी होने के कारण जो है गेहूं तथा जौ की खेती जो है
एक विशेष प्रकार की भूमि में की जाती है। किसकी? गेहूं और जौ की खेती एक विशेष प्रकार की भूमि में की जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बारी भूमि। ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बारी भूमि में क्या होता है कि आपका गेहूं और जौ की खेती की जाती है, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब देखिए जौ और गेहूं वो किस प्रकार की फसल है? तो आपका रबी फसल है। अब खरीफ फसल के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों खरीफ फसल। तो खरीफ फसल को दो भागों में बांटा गया, भदही और एक हो गया अगहनी। ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों? तो देखिए, एक फसल जिसकी कटाई भादों महीना में की जाती है तो उसको भदही फसल कहते हैं। एक फसल जिसकी कटाई, ठीक है, बुआई नहीं, जिसकी कटाई अगहन महीने में की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अगहनी फसल। याद रखेंगे, ये जो भादों आपका खरीफ फसल में दो प्रकार की फसलें हैं, तो इसमें कटाई की जाती है, भदई फसल और अगहनी फसल। तो जिस महीने में आपका भदई फसल की कटाई की जाती है, जो फसल का कटाई भदई यानी भादों महीना में की जाती है उसको भदई फसल कहते हैं, और जिस फसल का कटाई अगहन महीने में की जाती है उसको अगहनी फसल कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, भदई फसल का जो है इसकी बुआई कब होती है? तो वैशाख जेठ, यानी आपको बता दें मार्च जून, जो अभी आपको बताएं कि वैशाख महीना कब होता है, मार्च के आसपास होता है। तो मार्च जून में ये आपका मई जून में जो है इसकी खेती की जाती है, जिसको हम लोग हिंदी कैलेंडर के हिसाब से क्या बोलते हैं? वैशाख जेठ बोलते हैं, ठीक है। और कटाई कब की जाती है? तो भादों महीना, जिसको हिंदी कैलेंडर में आपका भादों महीना हो जाएगा। और आपका जो ये इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसमें इसको देखिए, जो इंग्लिश कैलेंडर है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलेंगे तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इस कैलेंडर के बारे में बोल रहे हैं। तो देखिए, तो ये जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या अगस्त सितंबर का महीना, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भादों महीना, ठीक है। आगे हम लोग इधर देखते हैं दोस्तों कि अगहनी फसल में इसकी बुआई कब होती है? तो जेठ आषाढ़ में होती है इसकी बुआई। देखिए, वैशाख जेठ में आपका होता है भदई फसल, और जस्ट एक महीना बाद जेठ आषाढ़ में आपका क्या होता है? अगहनी फसल की बुआई होती है। अब कटाई देखिए इसका कब होता है? अगहन महीना में होता है, इसलिए इसको अगहनी फसल बोलते हैं। और अगहन महीना कब होता है? तो दिसंबर के टाइम होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें कि ये कम खेती होती है, किसकी तुलना में? अगहनी के तुलना में। यानी अगर दोनों की तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका कौन हो जाएगा? अगहनी फसल की खेती की जाती है, ठीक है। रबी फसल, भदई फसल, अगहनी फसल में अगर कोई आपको सेलेक्ट करना दिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा अगर खेती की जाती है तो किसकी की जाती है? तो अगहनी फसल की खेती की जाती है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं खरीफ फसल, ठीक है दोस्तों। इस फसल की खेती मानसून के आगमन के समय जून जुलाई में शुरू की जाती है, ठीक है। यानी इसकी खेती कब की जाती है? जून जुलाई में, अभी आपको बताएं। और इसकी जो मानसून समाप्ति यानी कि सितंबर अक्टूबर मानसून खत्म हो जाता है, लौटता हुआ मानसून आता है, तो उस टाइम आपका क्या होता है? इसकी कटाई की जाती है। प्रमुख खरीफ फसल में आपका कौन है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। देखिए, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का ये खरीफ फसल में आता है। गेहूँ और जौ, ज्वार बाजरा आपका खरीफ फसल में आता है, और जौ और गेहूं आपका किस में आता है? रबी फसल में आता है, ठीक है दोस्तों, इसे याद में रखेंगे। उसके बाद देखिए, इसे दो भागों में बांटा गया है, आपका क्या? भदही और आपका अगहनी में बांटा गया। झारखंड की कुल कृषिगत भूमि में से लगभग 78% भाग पर खरीफ फसलों की कृषि की जाती है। अगहनी फसल भदही फसल की तुलना में ज़्यादा उत्पादित की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने अभी तुरंत बताएं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। तो NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वो 3 कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले मैप में देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कृषि जलवायु प्रदेश आपका क्या क्या? एक हो गया आपका पश्चिमी पठार, एक हो गया मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठार, और एक हो गया आपका दक्षिण पूर्वी पठार, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपका देखिए, पश्चिमी पठार में आपका गढ़वा हो गया इधर साइड में, फिर पलामू हो गया, लातेहार हो गया, फिर आपका इधर उसके नीचे गुमला हो गया, फिर इसके बगल में लोहरदगा हो गया, सिमडेगा हो गया और खूंटी हो गया। ये 7 जिले आते हैं आपका किसमें? पश्चिमी पठार में। पूर्वी पठार में आपका, दक्षिण पूर्वी पठार में कौन कौन से आते हैं? 3 जिले आते हैं। एक हो गया पश्चिमी सिंहभूम, एक हो गया पूर्वी सिंहभूम, और एक हो गया सरायकेला खरसवां हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको बेहतर दिखाई देगा। तो आपका देखिए, मध्य एवं पूर्वी उत्तर पूर्वी पठार, मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठार में कौन कौन से जिले आपके आते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपका हो गया यहाँ पे चतरा से स्टार्ट कीजिए, हजारीबाग, रांची, आपका इधर हो गया रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह और कोडरमा। ये सब जिले आपका किस में आता है? मध्य एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो 3 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, किसके द्वारा? तो आपका NIDM के द्वारा बांटा गया। NIDM का फुल फॉर्म अभी बताएं आपको दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि झारखंड के कृषि प्रदेश को 8 भागों में बांटा गया। देखिए एनआईडीएम के अनुसार 3 भागों में बांटा गया था, एनआईडीएम के अनुसार जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और ऐसे जो है मुख्य रूप से जो है कितने भागों में बांटा गया कृषि प्रदेश को, तो 8 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन सा भाग है, तो दोस्तों जो 8 भागों में बांटा गया है झारखंड के कृषि प्रदेश को, तो वो कौन कौन सा भाग है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर में उत्तर कोयल घाटी कृषि प्रदेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर कोयल घाटी कृषि प्रदेश। उत्तर कोयल घाटी कृषि प्रदेश इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोयल नदी जो है, उत्तरी कोयल नदी, देखिए कोयल नदी झारखंड में 2 कोयल नदी, एक उत्तरी कोयल नदी, एक हो गया दक्षिणी कोयल नदी, और दोनों जो है आपका कहाँ से निकलता है, छोटा नागपुर का पठार से। एक उत्तर कोयल नदी इधर चल जाती है और दक्षिणी कोयल नदी इधर से आपका जाके फिर इधर ऐसे चल जाती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो उत्तर कोयल नदी जो है ये आपका यहाँ से जैसे निकलती है आपका कहाँ से निकलती है, तो नगरी के आसपास से निकलती है ये, और ये आपका लोहरदगा हो गया, लातेहार हो गया, लातेहार के बाद फिर पलामू गढ़वा होते हुए फिर ये यहाँ से सोन नदी जो गुजरती है उसमें जाके मिल जाती है उत्तर कोयल नदी। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, आपका उत्तर कोयल घाटी प्रदेश बोला जाता है। दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि दूसरा नंबर में आपका क्या, दामोदर घाटी क्षेत्र कृषि प्रदेश। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या, दामोदर घाटी क्षेत्र कृषि प्रदेश है। आपको इसलिए क्यों, क्योंकि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, और लातेहार का टोरी है, ठीक है। यहाँ से ये निकलता है और यहाँ से ये आपका चतरा का बॉर्डर, हजारीबाग, फिर आपका हो गया ये रांची हो गया, रांची के बाद रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया, बोकारो से धनबाद हो गया, ऐसे करके ये यहाँ से बहती हुई इधर बंगाल में प्रवेश करती है। तो ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है, दामोदर घाटी क्षेत्र कृषि प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में आपका कौन आता है, तो निचली स्वर्णरेखा घाटी कृषि प्रदेश। देखिए ये जो है आपका निचली स्वर्ण, अब देखिए स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी आपका कहाँ, नगरी से निकलती है, रांची हो गया, फिर बंगाल में प्रवेश करती है, सरायकेला में प्रवेश करती है, पूर्वी सिंहभूम में प्रवेश करती है, और फिर बंगाल में प्रवेश करके फिर उड़ीसा होते हुए फिर वो कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिर जाती है। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र है, स्वर्णरेखा नदी वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको बोला जाता है निचली स्वर्णरेखा घाटी प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर में आपका कौन आता है, हजारीबाग पठार कृषि क्षेत्र। ये हजारीबाग का एरिया है इसलिए हजारीबाग पठार कृषि क्षेत्र बोला जाता है। 5 नंबर में हम लोग देखते हैं रांची पठार कृषि क्षेत्र। देखिए ये रांची वाला पठार का एरिया है तो इसको रांची पठार कृषि क्षेत्र बोलते हैं। 6 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे चाईबासा का मैदान। देखिए ये जो है क्या, पश्चिमी सिंहभूम वाला एरिया है, तो यहाँ पे क्या, चाईबासा का मैदान यहीं पे होगा, और सीमावर्ती उच्च भूमि, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राजमहल पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र कृषि प्रदेश। अब देखिए ये राजमहल वाला क्षेत्र है, ठीक है। राजमहल ट्राइब आपका कहाँ पे पड़ता है, दुमका हो गया, आपका साहिबगंज का दक्षिणी भाग हो गया, पाकुड़ का आपका पश्चिमी भाग हो गया, फिर अब उससे रिलेटेड जो उससे संबंधित जो जिले हैं, आपका दुमका के बगल में आपका गोड्डा हो गया, फिर आपका हो गया देवघर हो गया, देवघर के बाद आपका जामताड़ा हो गया। तो ये सब जिले आपका इसमें आता है, ठीक है। 8वां नंबर में हम लोग देखते हैं क्या, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। उत्तर पूर्वी ये गंगा बेसिन वाला जो एरिया है, यानी साहिबगंज का आपका उत्तरी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र बोल सकते हैं, और पाकुड़ का आपका उत्तरी क्षेत्र बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिम पूर्वी क्षेत्र बोल सकते हैं। तो ये एरिया जो है ये आपका क्या हो जाता है, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश हो जाता है। तो 8 भागों में बांटा गया। चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड को जो है कृषि प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर कोयल घाटी कृषि प्रदेश। उत्तर कोयल घाटी कृषि प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि संबंधित जिला कौन कौन सा है। अभी हम लोग देखें गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा, ये संबंधित जिला है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। इस क्षेत्र में प्रमुख फसल कौन सी है, धान की प्रमुख फसल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर पलामू देखा जाए दोस्तों कि पलामू में जो है धान की सर्वाधिक फसल का उत्पादन होता है, तो नहीं होता है, वो सिंहभूम क्षेत्र में होता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र में धान प्रमुख फसल है। लेकिन वहाँ पे जो पलामू में सबसे ज़्यादा आपका कौन सी फसल है, तिलहन हो गया, आपका मक्का हो गया, फिर आपका ये गेहूं हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर धान का सर्वाधिक मात्रा में किस जिले में उत्पादन होता है, तो सिंहभूम जिला में होता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो है वो कौन कौन से जिले में पड़ता है, तो दामोदर नदी हो गया पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, ठीक है। ये सब जगहों पे यहाँ पे पड़ता है। अब इसकी विशेषता क्या है, संपूर्ण क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानों की प्रधानता है। देखिए आपको हम मेरा पुराना अगर भूगर्भिक संरचना का क्लास अगर आप किए हुए क्लास 2, तो उसमें आपको पूरी डिटेल से बताएं कि जहाँ जहाँ पे दामोदर नदी गई है वहाँ पे आपका कौन सी क्रम की चट्टान पाई गई, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई गई, और वहाँ पे क्या है आपका कोयला का प्रचुर मात्रा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर निचली स्वर्णरेखा घाटी कृषि प्रदेश।
तो इसमें आपका कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो सरायकेला का पूर्वी भाग और पूर्वी सिंहभूम आता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों कि इस क्षेत्र की प्रमुख फसल क्या है, धान और सब्जियां हैं। यहाँ पे धान और सब्जियां भी अच्छे मात्रा में उत्पादन की जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर है हजारीबाग पठार कृषि प्रदेश। इसमें जो है कौन कौन से जिले आते हैं, तो चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया और कोडरमा हो गया, ये 4 जिले आते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ धान मक्का रागी की खेती की जाती है और कृषि कार्यों का यहाँ पे सीमित विकास है। यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे विकास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर रांची पठार कृषि क्षेत्र। अब देखिए रांची पठार कृषि क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो रांची हो गया, पूर्वी लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया और सिमडेगा हो गया। यहाँ पे क्या है, सब्जियों के रूप में नकदी फसल की खेती की जाती है। अब देखिए रांची का जो पठार क्षेत्र जो है वहाँ पे सब्जियों के रूप में नकदी फसल है। नकदी फसल जो है रांची का पठार का क्षेत्र में कौन, सब्जी हो गया। ठीक है, और आपको हम बताएं कि रांची का एरिया में जो है सब्जी, अगर कोई भी किसी प्रकार का सब्जी हो, आपका गाजर हो गया, खीरा हो गया, फिर आपका किसी भी प्रकार का सब्जी हो, आलू हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है आपका सर्वाधिक मात्रा में कहाँ, कौन से जिले में उत्पादन होता है, तो आपका रांची। और कौन सा पठारी कृषि प्रदेश में, तो हो गया रांची पठार कृषि प्रदेश। से आँख बंद के टिक मार दीजिएगा, आपका एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला कि दोन भूमि में धान की खेती की जाती है और टाड़ भूमि में रागी तिलहन दलहन की खेती की जाती है। इसे ध्यान में रखेंगे कि रांची पठार कृषि क्षेत्र में देखिए भूमि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक हो गया दोन भूमि और एक हो गया टाड़ भूमि। तो दोन भूमि जो होती है उसमें धान की खेती की जाती है और टाड़ भूमि जो है उसमें रागी तिलहन है। देखिए दोन किसको बोलते हैं, जो आपका निचला भूमि होता है उसको दोन बोलते हैं, और टाड़ किसको बोलते हैं, जो ऊपर का भूमि होता है यानी उठा हुआ भूमि होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाड़। तो उठा हुआ भूमि रागी तिलहन दलहन का खेती की जाता है, और जो निचला भूमि होता है यानी कि जो खेत होता है क्या, वो निचला होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं दोन भूमि। और वो उसमें क्या, कौन सी खेती की जाती है, तो धान की खेती की जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं चाईबासा का मैदान व समीपवर्ती उच्च भूमि। तो इसका मैं आपका पश्चिमी सरायकेला हो गया और आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ की भूमि धात्विक गुणों से युक्त है। ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा अगर धातु पाया जाता है तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां, ये सब एरिया में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे धान मक्का चना की कृषि की जाती है। ठीक है, कौन सी कृषि की जाती है, धान मक्का और चना की कृषि की जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों राजमहल पहाड़ी व समीपवर्ती क्षेत्रों की कृषि प्रदेश। इसमें क्या होगा, दक्षिणी साहिबगंज, दक्षिणी पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, ये सब जिले यहाँ पे आती है। और यहाँ की प्रमुख फसल क्या है, धान है। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, तो गोड्डा में किया जाता है। इसको याद में रखेंगे। ठीक है, गोड्डा में सर्वाधिक मात्रा में किस फसल का उत्पादन किया जाता है, तो आपका चना का किया जाता है। अब 8 नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश। देखिए ये आपका उत्तरी गोड्डा हो जाएगा। ठीक है, साहिबगंज का उत्तर पूर्वी भाग हो जाएगा और पाकुड़ का भी कुछ भाग इसमें आता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी वाला कुछ भाग इसमें पाकुड़ का भी आता है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों कि कृषि की दृष्टि से राज्य का एकमात्र विकसित क्षेत्र, इसलिए विकसित क्षेत्र है दोस्तों कि ये जो है गंगा बेसिन पे है। आपको हम बता दें कि गंगा जो है वो कहाँ से छू के जाती है, एकदम साहिबगंज वाला जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे पाकुड़ को और साहिबगंज को एकदम छू के जाती है गंगा, और पश्चिम बंगाल में इंटर करती है। तो ये जो क्षेत्र है आपका क्या, गंगा बेसिन होने के कारण ये कृषि के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे इसकी जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, इसलिए ये विकसित क्षेत्र आता है। अब देखिए यहाँ पे बहुफसली कृषि भी की जाती है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे फसल का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। तो याद रखेंगे गंगा बेसिन होने के कारण ये विकसित क्षेत्र भी है, और यहाँ पे बहुफसली यानी कि एक आज गेहूं है तो कल धान है तो कल ज्वार है तो बाजरा है, इस टाइप से करके यहाँ पे बहुफसली का कृषि का उत्तम यहाँ पे व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई का भी व्यवस्था है और यहाँ पे की मिट्टी क्या है वो उपजाऊ है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि झारखंड में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसलें तथा उसके जिला। तो आपको हम बताएं कि कुछ ज़्यादा देखिए, आप बुक अगर पढ़िएगा तो बहुत सारा डाटा आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो उतना आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसी को मैंने शॉर्ट किया है, एनालाइज किया है। तो देखिए पलामू में जो है कुछ जिला में सर्वाधिक मात्रा में कौन कौन सा फसल अगर एग्जाम में आएगा, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो पलामू मार दीजिएगा। गेहूँ, जौ, आपका अरहर हो गया, मसूर हो गया, कुर्थी हो गया, तिलहन हो गया, ये फसल अगर आपके एग्जाम में आया कि इन फसलों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है, तो आंख बंद करके पलामू मारना है। ठीक है, रांची में आपका कौन कौन सा फसल होता है, तो आपको बताया था ये जितने भी जायद यानी कि सब्जियां जो होती हैं वो रांची में होती है। आलू हो गया, गोभी हो गया, मटर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, उड़द हो गया, मड़ुआ हो गया। ये उड़द मड़ुआ को छोड़ के बाद बाकी ये सब्जी ही है। तो ये सब चीज़ें आपके कहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो रांची हो गया। ठीक है, उसके बाद सिमडेगा में पपीता हो जाएगा, याद रखेंगे सिमडेगा में पपीता, गोड्डा में चना। ठीक है, हजारीबाग में आपका क्या हो जाएगा, ज्वार, बाजरा और गन्ना। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड का सर्वाधिक नकदी फसल कौन है, तो गन्ना है, याद रखेंगे। ठीक है, सर्वाधिक नकदी फसल है कौन है, तो गन्ना है। और आपका रांची पठार का सर्वाधिक नकदी फसल में कौन आता है, तो सब्जी आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिंहभूम में देखेंगे धान।
ठीक है। सिंहभूम में कौन सा सर्वाधिक फसल का उत्पादन होता है, तो धान का होता है। अब देखिए कृषि से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राज्य की प्रमुख फसल आपका कौन है, धान, मक्का और गेहूं। सर्वाधिक मात्रा में धान होता है, फिर उसके बाद मक्का होता है, उसके बाद गेहूं होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्थानीय कृषि का नाम क्या है। देखिए झारखंड की स्थानीय कृषि का नाम क्या है, खल्लू कृषि। ये पूछता है बार बार एग्जाम में, तो इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और देखिए कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो 38 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई के साधन क्या क्या है, कुआं, तालाब, नहर, नलकूप। अब देखिए कुआं से सर्वाधिक मात्रा में किस जिला में सिंचाई की जाती है, तो गुमला और गिरिडीह में की जाती है। तालाब से सर्वाधिक मात्रा में किस जिले में सिंचाई की जाती है, तो देवघर में। नहर से सर्वाधिक मात्रा में तो सिंहभूम और सरायकेला में। और नलकूप हो गया आपका लोहरदगा में। तो याद रखिए दोस्तों कुआं, गुमला, देखिए हरसुगार दोनों में है, तो इससे याद रखिएगा कुआं सर्वाधिक मात्रा में होता है झारखंड में सिंचाई, तो वो कोई किस जिले में होता है सर्वाधिक मात्रा में, तो गुमला में होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, रेशेदार फसल का नाम क्या है, तो मेस्टा है, पिछले बता चुके हैं आपको। और सर्वाधिक नकदी फसल क्या हो गया, तो गन्ना हो गया। ठीक है। अब देखिए बजट 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा किए गए उपबंध, क्या क्या उपबंध किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत, कौन सी, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक जो है 2,11,530 कृषकों के खातों में 836 करोड़ रुपए हस्तांतरित की जा चुकी है। एक बार फिर से आपको बता दें कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना यानी कि कृषि जो लोन लिया है उसको माफ कर दिया गया है के तहत अब तक 2,11,530, ठीक है दोस्तों, कितना, 2,11,530 कृषकों के खातों में 836 करोड़ रुपए हस्तांतरित की गई है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जल निधि योजना। जल निधि योजना के तहत क्या किया गया है, इसके अंतर्गत विशेष सिंचाई की जो है सुविधा उपलब्ध की गई है। और किस तरह की सुविधा उपलब्ध की गई है, तो डीप बोरिंग किया गया है। ठीक है। और परकोलेशन टैंक का निर्माण किया गया है। याद रखेंगे जल निधि योजना के तहत किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। और इसमें सिंचाई की विशेष सुविधा उपलब्ध की गई है, डीप बोरिंग का निर्माण किया गया है और परकोलेशन टैंक का निर्माण किया गया है। याद रहेगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगामी वित्त वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत 100 गांवों को चयन किया गया है जिसको डेवलप करना है। ठीक है। एक बार फिर से इसको मैं बता दूं दोस्तों कि आगामी वित्त वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन किया गया। और किसकी अनुशंसा पे ये किया जाएगा, तो जो स्थानीय विधायक हैं उसके अनुशंसा पे इसका चयन किया जाएगा और वहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना, ये योजना वगैरह याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको पूछ देगा। जैसे आपको पूछ देगा कि 100 गाँवों का जो है चयन किया गया किस योजना के अंतर्गत, तो आपको याद ही नहीं रहेगा तो कैसे मारिएगा। तो अगर आपको याद है एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत 100 गांव का चयन किया गया तो आप आसानी से टिक मार दीजिएगा। तो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदकर बायोगैस तथा जैविक खाद निर्माण करने की योजना की गई है। ठीक है। इसमें क्या गया है, जो पशुपालक हैं यानी कि जो पशुओं को चराते हैं उसका पालन करते हैं उन लोगों का आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी कराने के लिए क्या किया है कि गोबर खरीदा जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, बायोगैस बनाया जाएगा और आपका जैविक खाद बनाया जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में दूध उत्पादन 80 लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 85 लीटर प्रतिदिन करने की योजना की गई है। ठीक है। 2021-22 में आपका कितना था, 80 लीटर प्रतिदिन था और 2022-23 में आपका कितना किया गया, 85 लीटर प्रतिदिन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि झारखंड राज्य राहत फसल योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु 25 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड क्रिएट किया गया है। किस तरह का फंड क्रिएट किया गया है, कॉर्पस फंड क्रिएट किया गया है। किसके लिए, किसानों के अधिक नुकसान की भरपाई के लिए। देखिए किसान को अगर नुकसान हो जाता है तो उसमें आपका एक फंड का निर्माण किया जाता है, कॉर्पस फंड। ठीक है। और उसमें कितना, 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आगामी वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र के लिए 4,091 करोड़ 37 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। देखिए कृषि क्षेत्र के लिए कितना बजट प्रस्तावित है, तो 4,091 करोड़ 37 लाख रुपए प्रस्तावित है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया रहेगा। आंसर आप मैंने सबसे लास्ट में बताया, तो आप इनसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कितने पते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 10 में से कितने मार्क्स लाए हैं, कितने सही किए, कितने रॉन्ग किए हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कुल भूमि का लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पे कृषि कार्य किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कितने प्रतिशत हिस्से पे कृषि कार्य किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है 50%, 15%, 23% और 35%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में
झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है। देखिए कितने हेक्टेयर भूमि पे कृषि कार्य करना संभव है, तो आपके पास ऑप्शन है 28 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर, 48 लाख हेक्टेयर और 58 लाख हेक्टेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है, तो गेहूं, धान, मक्का, गन्ना। जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य में कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया, उसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है, तो किसानों की जागरूकता का अभाव है, झारखंड में आर्थिक संसाधनों का अभाव है, झारखंड की भू आकृति संरचना, झारखंड की उदासीनता। तो इसको फटाफट कीजिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग दोस्तों कि झारखंड के कुल बोए गए भूमि का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है, तो धान की खेती कितने प्रतिशत भाग पर की जाती है, तो 20%, 40%, 60%, 80%। ठीक है, चलिए इसको भी मैंने बताया है, सारी क्वेश्चन लगभग मैंने बता ही दिया है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे अगर आप अच्छे से क्लास किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। आपके पास ऑप्शन है पलामू, हजारीबाग, रांची, पूर्वी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। भदही फसल जो है की कटाई किस माह में की जाती है। ऑप्शन है भादो, वैशाख, श्रावण, आषाढ़। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं और जौ की कृषि किस प्रकार की भूमि में की जाती है। गेहूं और जौ की कृषि किस प्रकार की भूमि में की जाती है। टाण भूमि, दौन भूमि, बारी भूमि और टोंगरी भूमि। इसे फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल क्या है। देखिए नकदी फसल झारखंड राज्य का, किसका, झारखंड राज्य का, रांची का नहीं पूछा है यहाँ पे। तो देखिए चना, मड़ुआ, दलहन और गन्ना। फटाफट कीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निचली स्वर्णरेखा घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका विस्तार पूर्वी सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम में हुआ है। इसमें मुख्यतः धान एवं सब्जियों का उत्पादन होता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त कोई भी कथन सत्य नहीं। तो चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने सही किए, कितने रॉन्ग किए। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप इसे मैच करके बताइए कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, और हमें कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप क्विज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल से जुड़िए। वहाँ पे डेली क्विज़ कराया जाता है, जिससे आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।